हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्दिष्ट है कि हम देश को गरीबी से मुक्त करें। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम वर्ल्ड की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने। पर यह उसी समय संभव हो सकता है कि जब हमारे देश में उद्योग, व्यापार और खेती तीनों क्षेत्रों में विकास होगा। और इन तीनों क्षेत्रों में विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी, नॉलेज के साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी ही आवश्यक है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो उद्योग और व्यापार का विकास होगा, और उद्योग और व्यापार का विकास होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और इसी भाव से वाइब्रेंट गुजरात का जो शुरुआत आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी, तो आज उसका बहुत ही यशस्वी स्वरूप आज देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी भारतवासियों के मन में बहुत खुशी की बात है। मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम करता हूँ, और 4-5 साल पहले जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मुझे पूछते थे कि गाड़ी बंद होगी तो कैसा होगा, चार्जिंग कैसे होगा। ये उद्योगपतियों को मैं बहुत आग्रह से कहता था। जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो बहुत फायदा कमा गए, बैठे सामने। और जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना, वो एक बहुत बड़े जायंट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इतने जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि भूपेंद्र भाई तो न्योता दे रहे आपको, पर आप अगर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन करने में गलती करोगे या आपकी स्पीड कम होगी तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ कितनी प्रमाण में हो रही है आपके समझ के बाहर है। जो लोगों ने ई व्हीकल बनाना शुरू किया उनकी यहाँ वेटिंग लिस्ट है। जो पहले बनाने में हिचकिचाते, आजकल लोग मुझे आते कि आउट ऑफ टर्न इस कंपनी की गाड़ी मुझे ई गाड़ी है, मुझे मिला के दो। और स्कूटर और टू व्हीलर में तो 400 स्टार्टअप शुरू हो गए। हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, उनमें से 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होती है। अब 400 छोटे छोटे बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, कहाँ लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, बेंगलोर में। तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। जिसको बस में बैठना है वो बैठो। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। तो मैं, भूपेंद्र भाई कहेंगे इन्वेस्ट करो, मैं आपको कहूंगा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू मिस द बस, आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। और हमारा टारगेट है कि अभी ये इंडस्ट्री हमारी है, ये 12.5 लाख करोड़ की है। दिस इज द इंडस्ट्री विच हैव 4 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच हैज ऑलरेडी क्रिएट 4 करोड़ जॉब्स. This is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state government and central government. और इसलिए अभी हमारा टारगेट है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच में काम कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें हमको अब ऑटो इंडस्ट्री को करीब 25 लाख करोड़ का ये टारगेट हमको पूरा करना है और हमको नंबर 1 पर पहुंचना है. Our mission, our target is to make Indian automobile industry in the world number 1 manufacturing hub. और इसलिए सरकार ने काफी निर्णय किए हैं और गुजरात भी इसमें हब बन गया है. गुजरात में ऑटो क्लस्टर्स में अहमदाबाद में सानंद, वडोदरा में हलील, मंडल, बिचराजी, हंसलपुर, विठलपुर, सब जगह पर ये क्लस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और इसके कारण एंसेलरी इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है. और मुझे लगता है कि अब आपको ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की कमी नहीं रहेगी और जितना नंबर बढ़ेगा उतनी कॉस्ट कम होगी. मुझे याद है मैं
मुंबई में मंत्री था 95-2000 में, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के इंस्पेक्शन के लिए जाता था। तो वहाँ मोबाइल फ़ोन उस समय शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन दो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन किया था। तब एक एरिक्सन का मोबाइल 1,30,000 रुपये का मिल रहा था। जब नंबर बढ़ गया तो अब मोबाइल फ़ोन 3,000 और 4,000 रुपये में मिल रहे हैं। यही बाजार होने वाला है। जो पहले पहले शुरू करेंगे वो मलाई खाएंगे, और बाद में जो आएंगे वो केवल टर्नओवर करेंगे। और कंपटीशन होनी चाहिए, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और इसलिए वर्ल्ड पूरा मार्केट हमारे सामने है, और इसलिए वाइब्रेंट गुजरात में आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत जल्दी उसको आप आइए और काम करिए। मैं नाम नहीं लूँगा, पर बड़े बड़े कंपनी थी जो मैं उनको 4 साल पहले कहता था नो वी हैव ए प्लान फॉर 2024। मैंने बोला आप बस मिस करोगे। नो बट वी हैव प्रॉब्लम। वो अपनी बातों में रहे। अब उनका सेल कम हो गया और जो आगे उनका बढ़ गया। अब शेयर मार्केट में जिन्होंने शुरू किया उनका शेयर बढ़ा, उनका मार्केट बढ़ा, उनकी डिमांड बढ़ी, दे आर हैप्पी। और जो लोग सोच रहे थे सोचेंगे, करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि रिसर्च में भी करना ही चाहिए। रिसर्च और टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। So this is the appropriate time for all of you to take a positive decision as far as your investment in e-vehicle, e-mobility. भारत में 35.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। भारत में 2021 के तुलना में 2023 में 15 लाख से अधिक ईवी बिक्री 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2030 तक एनुअल ग्रोथ रेट 50% होगा। अनुमान है कि भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 1 करोड़ यूनिट एनुअल सेल और 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगा। जो नीति आयोग का ये जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि ईवी मार्केट पोटेंशियल 2030 तक ये 20 लाख करोड़ का है। ईवी फाइनेंसिंग मार्केट का साइज 2030 तक 4 लाख करोड़ है। वर्तमान में गुजरात में ईवी की संख्या 1.7 लाख है और 2022 में सबसे ज्यादा ईवी की बिक्री 69,000 यूनिट 2021 से आज तक 606% राइज गुजरात में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल, तो मुझे लोग प्रश्न पूछते कि मैं सब बातों के हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। तो एक कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है कि इतना सब आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, हमारा इतना कंपटीशन हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा समुंदर है फॉसिल फ्यूल का कि आप सब में जितना दम है उतनी पटक लो तो भी इंपोर्ट करना ये बहुत कठिन काम है। अभी मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के लॉन्चिंग के लिए। तो जेसीबी को मैंने कहा था कि आप हाइब्रिड बनाओ, डीजल के साथ सीएनजी का बनाओ। बहुत पीछे पड़ के मैंने बनाया आग्रह करके। अब उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर रशिया में मिला इस प्रकार का। अब इलेक्ट्रिक पर बड़े बड़े बुलडोजर से लगकर इलेक्ट्रिक पर आ गए, जो मैंने अभी इस समय बेंगलोर में लॉन्च किए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक तो इंडिजिनस है और वो भी हमारे यहाँ ग्रीन पावर बढ़ रही है, हाइड्रो पावर बढ़ रही, थर्मल पावर हम कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर में हम है ही नहीं। पर ये जो सोलर पावर बढ़ रही है, जब मोदी जी ने गुजरात में पहला प्रोजेक्ट किया था 16 रुपये यूनिट थी, अब 2 रुपये 40 पैसे यूनिट आई है। और आप अगर उम्मीद करोगे, आप अगर कंपैरिजन करोगे कि 1 लीटर पेट्रोल कितना एवरेज मिलता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने से कितने यूनिट में कितना एवरेज मिलता है मुझे तो लगता है कि इतना बेनिफिट है
कि बताने की जरूरत ही नहीं, जो एक बार लेता है थोड़ा कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक बात मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मेरे पास टोयोटो की हाइब्रिड गाड़ी है इनोवा फ्लेक्स इंजन पर, वो मैं उसको हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूँ। तो मैं इसका प्रचार ही करता हूँ, ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से, जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, ऐसे मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी है ये 60% 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर। इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी। ये पांडे जी बैठे हैं उसमें। अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रुपये लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रुपये लीटर का इथेनॉल डालकर वो उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आता है और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लेक्स इंजन को भी आप आपके पॉलिसी में लाइए, क्योंकि गुजरात के जो किसान हैं जो ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, सी मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस से, अब बाम्बू से, और सबसे इथेनॉल बना रहे हैं। तो इथेनॉल विथ इलेक्ट्रिक ये जो फ्लेक्स होगा ये ग्राहकों के लिए भी सस्ता होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, ग्रीन फ्यूल है और ये भी 60% इलेक्ट्रिक है। और अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी टू व्हीलर भी फ्लेक्स इंजन पे तैयार हुई है। और फ्लेक्स इंजन पर अभी ट्रैक्टर वाले जो थे उनको यूरो 6 के नाम पर बड़े मेरे ऊपर नाराज थे, बोले इसको बढ़ा दो, मुदत बढ़ा दो। मैंने बोला बढ़ा देता हूँ, मेरी एक कंडीशन है। तो मैंने सबको बुला रखा है, मुझे लिख दो 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर, एलएनजी का ट्रैक्टर ये आप लॉन्च करोगे और मार्केट में लाओगे, ये लिख के दो। मैं यूरो 6 के नाम पर नहीं जाता, मैं रुक जाता हूँ। उनने लिख के दिया। तो आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर भी उस पर कन्वर्ट होंगे। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की अलायंस भी हुई G20 में, तो मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक का ही है 60%, तो इसका भी इसमें आप जरूर विचार करिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक में जो इन्वेस्टमेंट है तो होगी, पर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक भी बना, मैंने लॉन्च किया अभी बंगलोर में, और प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जब हमने शुरुआत की थी $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी। अब वो 112 115 तक आई थी, अभी आज मैंने सुना कि 112 तक आई है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कॉस्ट $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी, तो पेट्रोल व्हीकल की और इसकी कीमत लगभग सेम हो जाएगी। और इसलिए अब काफ़ी लोग लिथियम आयन बैटरी में भी और बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे आईआईटी में, हमारे रिसर्च में काफ़ी डेवलप हो रही है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम आयन पे भी काम हुआ है। तो मुझे लगता है जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू में हमको अब लिथियम आयन का स्टॉक भी मिला जो वर्ल्ड का 6% है। और हम कोशिश कर रहे हैं, बीच में मैं कश्मीर गया था तो मैंने एलजी साहब को कहा था कि जल्दी इसका माइनिंग करो, क्योंकि हम 1200 टन ये लिथियम आयन हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये देश में होगा तो हम लोग आजू बाजू के किसी भी देश में जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे और वर्ल्ड का पूरा ई व्हीकल का मार्केट हम कैप्चर कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की। ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहाँ इलेक्ट्रिक बस देखी, तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की, ताकि उससे कॉस्टिंग में और फ़ायदा होगा।
अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी के यहाँ है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की, वो 1,40,000 में बेच रहे, वो बोल रहे हम 80,000 में 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम NHAI के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग, तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए चार्जिंग की कोई, मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि जैसे ई व्हीकल है वैसे हम रोपवे, केबल कार, फैनेकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफलमेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बड़ा हो गया, तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय है जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है और मुझे तो लगता है BOT पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग, हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और NHAI के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का DPR भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, ये महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव है, अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी।
तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को ख़त्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आप ज़रूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है, और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक एनटीपीसी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड, ये हाइड्रोजन भी इम्पोर्टेंट है, आप सब पे काम करिए। इसका कारण ये इतना बड़ा है कि सब करेंगे तो भी ये कठिन है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने स्क्रैपिंग में देश में सबसे अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ इसलिए आइए कि यहाँ स्क्रैपिंग के यूनिट्स जो लगे हैं गुजरात सरकार में, वो काफ़ी यूनिट बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी हो गए हैं। गुजरात में 15 साल पुरानी 16 लाख गाड़ियाँ हैं, और ये गाड़ियों का अगर स्क्रैपिंग होगा तो प्लास्टिक, रबर, स्टील, एल्यूमिनियम सब सस्ता हो जाएगा। आपके कंपोनेंट की कॉस्ट 30-40% कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और मार्केट में और इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए गुजरात में इन्वेस्ट करने में स्क्रैपिंग यूनिट जो आज अच्छी तरह 15 साल पुरानी गाड़ियों की उपलब्धि और ये यूनिट के कारण आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ई व्हीकल की गुजरात में कम होगी। ये भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं ये जो इसमें स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर और प्लास्टिक, ये पांचों मटेरियल आपको नए प्रोडक्ट में लगेंगे, इसका रिसाइकलिंग होगा। हमने अभी अहमदाबाद डोलेरो जो रोड बनाया गुजरात में, इस अहमदाबाद शहर का 25 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया। और दिल्ली में गाजीपुर करके टेकड़ी है जिसमें अभी वो 7 मीटर कम हो गई, उसका भी 30 लाख टन कचरा हमने UR2 बनाया, उसमें डाल दिया। तो मैं अक्सर दो बातें कहता हूँ, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. One is very important, that is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And second is waste to wealth. और दोनों बातें गुजरात में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके कारण वी विल रिड्यूस द कॉस्ट और वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी भारत सरकार में इलेक्ट्रिक को तो हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, और जितना दम है इतना इनको खोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये लाखों में ही खेल रहे हैं, अभी तो करोड़ों में लगेगा। और पुरानी गाड़ियां भंगार में जाने के लिए जो सिस्टम बनाई है, अभी तो शुरुआत हो गई है। तो नेचुरली बड़े प्रमाण पर ट्रक आएंगी, बसेस आएंगी इलेक्ट्रिक पर। तो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जो हाइड्रोजन है वो भी गुजरात के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फार्मर सेंट्रिक हूँ। ये सब हमारे देश का जो GDP ग्रोथ है उसमें 22 से 24% ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है, और 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। मैं किसानों में काम करता हूँ और इसलिए मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल में पीछे लगा। अब तो इतनी क्रांति हुई कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लांट डाला है। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, इसको जलाते लोग, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये टन सब्सिडी दी उसके लिए, और आज परली से हम लोग 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में, और 150 टन बायो बिटुमेन बना रहे हैं, और अब वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। अब इथेनॉल से भी बायो एविएशन फ्यूल बनेगी। हमारे यहाँ 2 साल पहले 26 जनवरी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इथेनॉल पर चले। तो हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न करना है। तो ये जो 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इसको अगर हमको 24% तक लेके जाना है, तो ये मक्का, चावल, गेहूं कितना भी करे, इससे उतना प्रॉफिट नहीं निकलता।
we need diversification of agriculture towards energy and power sector. किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, विटामिन दाता बने और हवाई ईंधन दाता बने, तो किसानों की प्रगति और विकास काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग वर्ल्ड के फर्स्ट मैन्युफैक्चर पहले नंबर पर है। मैंने उस फैक्ट्री को लॉन्च किया था। पर 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और सोलर की बिजली भी पकड़ेंगे तो भी 3 रुपये ने 150 रुपये हो गई, तो कॉस्ट बढ़ती है। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन बनता है वो ब्राउन है, कोयले से बनता है वो ब्लैक है, और जो बायोमास से और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनेगा वो ग्रीन है। तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने, और टाटा और लेलैंड ने अपने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ी या रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान के टोयोटा की हाइड्रोजन पे चलने वाली, जिसमें मैं चलता हूँ, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, गुजरात में काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम डालो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक जो बोला है 101% वो पूरा सिद्ध हुआ है। मैं कोई इंडस्ट्री करके, मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूँ आपको, पर मेरी बात जो होती है वो 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आज वो भी लोग मानने, मैं नाम नहीं लेता उनका, देश के सब बड़े 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में है, मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है। अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमीडिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ई व्हीकल में, ई हाइब्रिड व्हीकल में, फ्लेक्स इंजन में, बैटरी में। मुझे लगता है कि गुजरात में जैसा प्रदेश है कि जहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करा कर दी है, मेरा विश्वास है कि इस विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात के इस कन्वेंशन में आप सबको मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है। गुजरात इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री, और आप सब प्रकार के एंसिलरी यहाँ है, और इसलिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब गुजरात बने, और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और सरकार की जो भूमिका है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप जरूर पॉजिटिवली इसमें विचार करिए। इसी अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।